नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमारी नज़र ठीक बीच में बसे एक विशाल प्रदेश पर पड़ती है, मध्य प्रदेश। इसे यूं ही नहीं भारत का हृदय कहा जाता है। यह सिर्फ भौगोलिक रूप से ही देश के केंद्र में नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की धड़कन भी है। अगर भारत का इतिहास एक विशाल महाग्रंथ है, तो मध्य प्रदेश उस ग्रंथ का वो पहला पन्ना है जहां से कहानी शुरू होती है। आज हम किसी एक राजवंश या किसी एक युद्ध की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम इस हृदय प्रदेश की आत्मा में उतरेंगे। हम इसकी जीवनदायिनी नर्मदा नदी के किनारे समय में पीछे चलेंगे, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों में छिपे रहस्यों को खोजेंगे और उन अनगिनत गुमनाम पूर्वजों के कदमों के निशानों पर चलेंगे जिन्होंने इस धरती पर सभ्यता के पहले बीज बोए थे। ये यात्रा सिर्फ पत्थरों, शिलालेखों और खंडहरों की यात्रा नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व की जड़ों को खोजने की यात्रा है। तो चलिए, अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाइए और मेरे साथ चलिए भारत के दिल में बसे इस ऐतिहासिक खजाने की खोज पर। हम जानेंगे कि कैसे इसी धरती पर मानवता ने अपनी पहली अंगड़ाई ली, कैसे यहाँ पहले गांव बसे, कैसे यहाँ शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ और कैसे कला और धर्म ने यहाँ अपनी सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति पाई। ये कहानी है मध्य प्रदेश के प्राचीन गौरव की, जिसने पूरे भारत के इतिहास को आकार दिया। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम जानते कैसे हैं? दोस्तों, इस रोमांचक सफर पर निकलने से पहले ये सवाल उठना लाजमी है कि हजारों लाखों साल पहले की बातें हमें पता कैसे चलती हैं। जब कोई किताब नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, तो उस समय की तस्वीर हमारे सामने कैसे आती है? इसका जवाब हमें मध्य प्रदेश की धरती खुद देती है। यहाँ का इतिहास जानने के हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं, जैसे किसी जासूस के पास सुराग होते हैं। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये वो भौतिक सबूत हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में एक खजाने की तरह है। पाषाण उपकरण और जीवाश्म, नर्मदा नदी की घाटी से मिले लाखों साल पुराने पत्थर के औजार और जानवरों के जीवाश्म। यहीं से हमें मानव के सबसे पुराने पूर्वज नर्मदा मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जो भारत में मानव उपस्थिति का सबसे पुराना प्रमाण है। गुफा चित्र, भीमबेटका और आदमगढ़ जैसी जगहों पर हजारों गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन, शिकार और उत्सवों के रंग बिरंगे चित्र उकेरे हैं। ये उस युग की बोलती डायरी हैं। स्मारक और स्तूप, सांची और भरहुत के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो मौर्य और शुंग काल की कहानी कहते हैं। अभिलेख, सम्राट अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर लिखवाए गए संदेश जो हमें गुर्जरा, रूपनाथ, सारोमारो जैसी जगहों पर मिलते हैं। गुप्त काल के एरण और उदयगिरी के शिलालेख हमें उस स्वर्ण युग की जानकारी देते हैं। सिक्के, अलग अलग राजवंशों मौर्य, शुंग, सातवाहन, शक, गुप्त के सिक्के जो उनके शासन क्षेत्र, व्यापार और आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। साहित्यिक स्रोत, ये वो लिखित ग्रंथ हैं जहां मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का जिक्र मिलता है। वैदिक और पौराणिक ग्रंथ, वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में इस क्षेत्र के कई जनपदों जैसे अवंती, चेदी, वत्स और दशार्ण का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में भी उज्जैनी यानी अवंती की राजधानी का वर्णन एक प्रमुख केंद्र के रूप में मिलता है। इन्हीं सुरागों को जोड़कर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत की कहानी बुनी है। तो चलिए, अब हम अपनी समय यात्रा की मशीन में बैठकर इस कहानी के पहले अध्याय को खोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी प्रीहिस्टोरिक पीरियड, जब इंसान इंसान बन रहा था। ये कहानी तब की है जब मध्य प्रदेश की जमीन पर डायनासोर नहीं बल्कि हमारे पूर्वज घूम रहे थे। ये मानवता का शैशव काल था जो लाखों वर्षों तक चला। एक पुरापाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज, नर्मदा घाटी में मानवता की पहली दस्तक। समय लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कल्पना कीजिए, नर्मदा नदी आज की तरह ही बह रही है, लेकिन उसके किनारे शहर नहीं बल्कि घने जंगल हैं। इन जंगलों में विशालकाय हाथी, दरियाई घोड़े और जंगली भैंसे घूम रहे हैं और इन्हीं के बीच छोटे छोटे समूहों में हमारे पूर्वज, शायद होमो इरेक्टस प्रजाति के, रह रहे हैं।
ये पूरा पाषाण काल का मध्य प्रदेश था। जीवन शैली, वे शिकारी संग्राहक थे। उनका जीवन शिकार करने और कंदमूल फल इकट्ठा करने पर निर्भर था। उनके पास स्थायी घर नहीं थे। वे गुफाओं और चट्टानों के नीचे बने प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। नर्मदा मानव। इस काल की सबसे बड़ी खोज 1982 में होशंगाबाद यानी अब नर्मदापुरम के हथनौरा गांव में हुई। यहाँ पुरातत्वविद अरुण सोनकिया को मानव खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला। ये भारत में मिला सबसे पुराना मानव जीवाश्म है, जो होमो इरेक्टस का जाति का है। इसने मध्य प्रदेश को मानव सभ्यता का पालना होने का गौरव दिलाया। औजार। इस काल के औजार बड़े और भद्दे थे, जैसे हस्तकुठार और खुरचनी, जो शिकार करने और खाल उतारने के काम आते थे। ये हमें नर्मदा, सोन और बेतवा नदियों की घाटियों में भारी संख्या में मिले हैं। प्रमुख स्थल हथनौरा, भीमबेटका यानी जो सबसे निचले स्तर पर है, आदमगढ़ और पचमढ़ी की गुफाएं। 2. मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। बदलता मौसम, बदलती तकनीक। समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। हिमयुग समाप्त हो रहा था। पृथ्वी गर्म हो रही थी। बड़े जानवर विलुप्त हो रहे थे और उनकी जगह हिरण, खरगोश जैसे छोटे और तेज जानवर ले रहे थे। मानव ने इस बदलाव के साथ खुद को ढाला। सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स इस युग की पहचान है। माइक्रोलिथ्स यानी छोटे, नुकीले और ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर तीर, कमान और भाले जैसे उन्नत हथियार बनाए गए। अब दूर से शिकार करना संभव था। पशुपालन की शुरुआत। होशंगाबाद के पास स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में हमें इस काल के माइक्रोलिथ्स के साथ साथ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह भारत में पशुपालन के शुरुआती सबूतों में से एक है। कुत्ते को शायद सबसे पहले पालतू बनाया गया। कला का विकास। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र बहुतायत में मिलते हैं। इनमें शिकार के सामूहिक दृश्य, नृत्य करते हुए मानव समूह और जानवरों की आकृतियां हैं। ये चित्र उस समय के सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। 3. नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज। क्रांति का युग। समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। ये वह समय था जब मानव ने प्रकृति का स्वामी बनना सीखा। कृषि और स्थायी जीवन की शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य थोड़े बाद के हैं, लेकिन जबलपुर यानी लम्हेटा घाट, दमोह और सागर के पास से हमें इस काल के पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार यानी कुल्हाड़ी मिले हैं, जो खेती और जंगल साफ करने के लिए उपयोग होते थे। 4. ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक एज। गांव, किसान और कारीगर। समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक। ये पाषाण युग और धातु युग के बीच का संक्रमण काल था। इंसान ने पत्थर के साथ साथ पहली धातु तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था। मध्य प्रदेश में इस काल की कई विकसित ग्रामीण संस्कृतियां फली फूली, जिन्होंने भविष्य के शहरों की नींव रखी। मालवा संस्कृति यानी मालवा कल्चर। ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके प्रमुख केंद्र थे नवदा टोली यानी खरगोन, एरण यानी सागर और नागदा यानी उज्जैन। नवदा टोली ये संस्कृति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल था, जिसकी खुदाई प्रसिद्ध पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया ने की थी। यहाँ से हमें चौकोर और गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन पर काले और लाल रंग से चित्रकारी की गई है, और गेहूं, अलसी, मसूर जैसी फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे एक विकसित कृषक समुदाय थे। कायथा संस्कृति ये मालवा संस्कृति से भी पुरानी मानी जाती है और उज्जैन के पास काली सिंध नदी के तट पर विकसित हुई। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ और कीमती पत्थरों के हार मिले हैं, जो उनके व्यापार और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। इस युग में मध्य प्रदेश की धरती पर पहले गांव की नींव रखी गई, जहाँ किसान खेती करते थे, कुम्हार बर्तन बनाते थे और कारीगर धातु के औजार गढ़ते थे। ये एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शुरुआत थी। महाजनपद काल, राज्यों का उदय। समय लगभग 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, छोटे छोटे गांव अब बड़े हो रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, व्यापार फल फूल रहा था और समाज अधिक संगठित हो रहा था। इसी दौर में लोहे के व्यापक प्रयोग ने कृषि और युद्ध में क्रांति ला दी। पूरे भारत में छोटे छोटे कबीलाई राज्यों यानी जनपदों ने मिलकर बड़े राज्यों का रूप ले लिया, जिन्हें महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय भारत में ऐसे 16 महाजनपद थे, जिनमें से 2 का सीधा संबंध मध्य प्रदेश की भूमि से था। 1. अवंती महाजनपद।
ये प्राचीन मध्य प्रदेश का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली महाजनपद था। क्षेत्र इसका विस्तार आज के मालवा क्षेत्र में था। इसके दो भाग थे,